आदाब। आज बात होगी खेती, किसान और आंदोलन की। लेकिन ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए इसको मोस्ट लाइकली 2 पार्ट में अपलोड किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी बैकग्राउंड की कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, 3 गवर्नमेंट जो बिल लाई है जो आपको मालूम है, उसके ख़िलाफ़ उसको रिपील करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और 5 बार गवर्नमेंट से वार्ता हो चुकी है, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल और आज कहा है कि कोई एक पैनल बनाएं और सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको शामिल करें। और किसानों का हक़ है, ये उनका राइट है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि डिफरेंट जो रास्ते हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उन पर आंदोलन हो रहा है। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, उसके अलावा यानी कि जो रास्ते इधर आ रहे हैं उसको भी बंद करने के लिए, जैसे मथुरा या फिर बीच में अभी ट्राई किया गया था जो आगरा वाला है, और जयपुर वाला रोड जो है, उसके अलावा यानी जो हापुड़ की तरफ जाता है, उन सारे रास्तों को भी बंद करने की बात हुई थी। बीच में भारत बंद का भी आह्वान किया गया था और काफ़ी जो आंदोलन है उसमें एक तरीक़े से स्टालमेट आ गया है। तो पहले हम जो बात करेंगे उसमें शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ 7 सवाल पूछना चाहता हूँ। अक्सर ये कहा जाता है किसानों को बहकाया गया है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है, उनको समझाया जाएगा। तो ये 7 सवाल हैं जो आप इसका मतलब 2 आंसर मैंने रखे हैं, A और B। तो आप अपने दिल में मतलब उसका A या B चुनते रहें। पहला सवाल ये है कि जब कोरोना शुरू हुआ था तो आपने क्या देखा? आपने माइग्रेशन देखा, A पार्ट ये है, जॉब लॉस देखा, बिज़नेस लॉस देखा, या B ये देखा कि गवर्नमेंट ने फ्रीज़ कर दिया हो कि कोई किसी का जॉब नहीं जाएगा, जैसे अमेरिका में $1000 दिए गए, क्या हिंदुस्तान में हमारे यहाँ ये चीज़ें दी गई। दूसरा सवाल ये है कि आपने इस दौरान क्या ख़रीदा? क्या बेसिक कमोडिटीज़ ख़रीदी, जो कि ये है। B लग्जरियस गुड्स ख़रीदी, जो आइटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत के नहीं होते। तीसरा सवाल ये है कि कॉरपोरेट का जो मेन एम होता है वो क्या होता है? A है प्रॉफिट कमाना, B जो है वो सोशल सर्विस। फोर्थ सवाल ये है कि गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या हैं? वेलफेयर है, रिच लोगों से टैक्स कलेक्ट करके वेलफेयर में लगाना, गरीब लोगों के ऊपर खर्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, या फिर B मुनाफा कमाना। अगला सवाल ये है कि 5वां सवाल कि जब इलेक्शन होते हैं तो आपको क्या लगता है कि फ़ंड्स जो हैं वो पब्लिक की तरफ से ज़्यादा आते हैं या कॉरपोरेट हाउसेस ज़्यादा फंड देते हैं? छठा सवाल ये है कि इलेक्शन में कौन सी चीज़ क्रूशल होती है ज़्यादा? रैलीज़, एडवर्टीज़मेंट जो कि पैसे के दौर पर होते हैं, पैसे के बल के ऊपर किए जाते हैं, या फिर काम करके जो भी अच्छे काम गवर्नमेंट करती है वो छोड़ देती है कि इसको याद रखेंगे लोग और उसके बेसिस पर इलेक्शन में दोबारा जिताएंगे। आखिरी सवाल ये है 7वां कि जो हमारे इलेक्शन होते हैं उसमें मुद्दे जो हैं वो A कास्ट, रिलीजन
और इमोशनल मुद्दे ज़्यादा होते हैं, या फिर जॉब, सर्विसेज, वर्क, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने ज़्यादातर ए को सोचा होगा। अगर कुछ में बी भी सोचा हो, तब भी ये सवालात अपने जहन में रखिएगा जब हम आंदोलन की बात करेंगे, मोस्ट लाइकली इन द सेकंड पार्ट। और अभी हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो इसमें, इस पार्ट में जो है वो बात होगी थोड़ी सी हिस्ट्री की, जिसमें मिथ है कि साहब कृषि जो है वो बहुत आसानी से हो जाती है, या फिर किसान बहुत रिच हैं, ट्रैक्टर से आ रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और कैसे गरीब हुए ये। हम थोड़ा सा आंकड़े पर भी देखेंगे, नज़र डालेंगे कि हिंदुस्तान में हमारे यहाँ सुसाइड रेट क्या है फार्मर्स का, जोत साइज़ क्या है, कि मतलब खेती कितनी बड़ी है, एक फार्मर के पास कितनी ज़मीन है खेती करने की, जोत साइज़। डिफरेंट स्टेट्स में अलग तरीक़े से खेती होती है, उनकी जोत साइज़ क्या अलग है। जीडीपी की बात करेंगे, कॉस्ट और एमएसपी की बात करेंगे, हरित क्रांति की भी बात करेंगे, मिडिल मैन एपीएमसी आप सुन रहे हैं काफ़ी, उसकी भी बात होगी। गवर्नमेंट जो ख़रीदती है अनाज, उसकी बात होगी, गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट चेंज हुआ है, उसकी बात करेंगे। और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें फिर एक्ट्स की बात करेंगे, और डिमांड्स क्या हैं उसकी बात करेंगे, और सॉल्यूशन क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की मंशा क्या है, उसको तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड पार्ट में कॉर्पोरेट एंट्री की बात होगी, लॉ के अंदर की बात क्या हो सकती है, यानी दूर की बात क्या हो सकती है, उसकी बात करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करेंगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जैसे कि वाटर शॉर्टेज की बात हो रही है, पैडी बहुत ज़्यादा, राइस बहुत ज़्यादा पानी लेता है। पल्सेस, एडिबल ऑयल, डेयरी, मीट, हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स और यानी कि जो फ्रूट हैं, फ्लावर्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे हम। तो अभी जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम मेजरमेंट से करेंगे, चूँकि अक्सर जो है वो मेजरमेंट का ज़िक्र आएगा। दरअसल जो लोग शहर में रहते हैं वो, गांव वाले सब जानते हैं, लेकिन जो शहर में रहते हैं वो, या खेती से कभी ताल्लुक़ नहीं रहा है, तो उनके लिए जैसे 1 हेक्टेयर जो है वो 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। 10,000 स्क्वायर मीटर 1 हेक्टेयर होता है, और 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं, हम लोग एकड़ कहते हैं उसको। 1 एकड़ में 4,046 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। कुछ स्टेट्स में इनको और तकसीम किया जाता है, यानी कि 1 एकड़ में, जैसे यूपी में ईस्टर्न में कच्चा और पक्का चलता है, तो पक्का बीघा जो है वो 3 बीघा 3.02 बीघा होता है 1 एकड़ में, और कच्चा बीघा जो है, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चलता है, उसके अंदर 1 एकड़ में 6.15
बीघा होता है। तो एक तरीके से कच्चा बीघा जो है वो उसके अंदर 756 गज ज़मीन होती है एक बीघे में। अब गज यानी अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं 2000 स्क्वायर मीटर या 2000 स्क्वायर गज का है, तो समझ लीजिए कि 3 घर के बराबर एक जो है वो बीघा होता है। तो गांव में जब आप पूछेंगे तो वो बीघे के हिसाब से बताएगा। तो यहाँ पर ये बात हो गई मेजरमेंट की। अब अगली बात करेंगे हम शुरू रूरल उससे कि दुनिया में वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है वो ये कहता है कि 1960 में 66% जो थे वो लोग गांवों में रहते थे, जो 2019 में अब 44% हो गया है सिर्फ, यानी गांव से लोग शहर की तरफ गए हैं। हिंदुस्तान में भी ये हुआ है। 1960 में 82% गांव में लोग रहते थे, अब सिर्फ 65% रहते हैं। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। और जो है वो हमारे यहाँ जो सेंसस होती है उसमें सेंसस टाउन्स होते हैं, जहाँ पर 75 पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में हो और किसी भी गांव की यानी 5000 आबादी हो और डेंसिटी 400 पर पर्सन हो, तो उसको फिर जो है वो हम लोग सेंसस टाउन कहने लगते हैं, जो टाउन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है उनके अलावा। तो आप अगर देखेंगे ट्रेंड देखने के लिए, ये मैं आपको थोड़ा सा डेटा दे रहा हूँ कि 2001 की सेंसस से 2000 जो थे 11 की सेंसस, जो अगली सेंसस हुई हर 10 साल में होती है, तो 1362 जो थे गांव नए एक तरीके से सेंसस टाउन्स हुए। तब से 1362 से 3894, यानी इतने तेज़ी से हमारे यहाँ जो है अर्बनाइजेशन हो रहा है। अब लोग क्यों जा रहे हैं? पॉपुलेशन या तो मतलब रोज़गार के उसमें जा रहे हैं, अच्छा रोज़गार, या फिर ये कि चूँकि प्रॉब्लम्स हैं, छोटी खेती है तो उससे गुजारा नहीं होता, इसलिए वो आगे जा रहे हैं शहरों में। और फिर शहर में और मज़ीद प्रॉब्लम्स होती हैं रिहाइश की और वगैरह वगैरह, स्लम्स बनते हैं। इंडिया में अगर हम अपने यहाँ एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है हमारे यहाँ 70% जो लैंड होल्डिंग है वो 2.5 एकड़ से कम है। 70% लोगों के पास, किसानों के पास जो ज़मीन है वो 2.5 एकड़ से कम है। ठीक है, यानी 1 हेक्टेयर से कम है। 2.5 एकड़ 1 हेक्टेयर अभी बात हुई थी। दूसरी चीज़ ये है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है, जो हमारे यहाँ होता है, उसमें स्पॉइलेज बहुत होता है, क्योंकि स्टोरेज नहीं है सही से, ट्रांसपोर्टेशन वक्त पर नहीं मिल पाता, पेरिशेबल चीज़ें, तो 1/3 जो है वो ख़राब हो जाता है। आगे बात करेंगे कि FCI क्या है, उसमें भी काफ़ी जो है अनाज ख़राब होता है, उसका अलग वजूहात हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदुस्तान में जो अपने यहाँ GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि पूरे साल में जो है जो कंट्रीब्यूशन है देश के, मतलब GDP में, उसका एग्रीकल्चर का कितना है? एग्रीकल्चर का 16% है। सर्विस हमारे यहाँ 50% है। इंडस्ट्री जो है 24% है। तो एग्रीकल्चर कितना है GDP का? 16% है। 58% वर्कफोर्स जो है वो इसमें काम करती है एग्रीकल्चर में। प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट कितना है?
16%, 16%, और 58% लोग जो है इसके अंदर काम करते हैं। ये डेटा जो है ये इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है, जो कि एक ट्रस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, वहाँ से लिया गया है। उसमें ये कहते हैं कि इस साल यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020 है उसमें जो वैल्यू ऐड हुई है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर में, वो 4% हुई है, यानी कि तरक्की हुई है 4% की। बाकी जो इकॉनमी है वो नीचे गई है कोरोना की वजह से, आपको मालूम है। हमारे यहाँ यानी कि हिंदुस्तान, हम लीडर हैं किस किस चीज़ के प्रोडक्शन में? मिल्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जूट में, पल्सेस में। सेकंड लार्जेस्ट हैं राइस में, व्हीट में, शुगर केन में, कॉटन में, ग्राउंडनट्स में, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं हम कैशू कर्नल्स के। तकरीबन 2019 में हमने 930 मिलियन US$ एक्सपोर्ट किया है काजू, है ना। जो मेन हिंदुस्तान में स्टेट्स हैं जहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है वो हैं जैसे यूपी, पंजाब, हरियाणा, MP। अभी सवाल बाद में आएगा कि साहब यूपी, पंजाब और हरियाणा के लोग क्यों प्रोटेस्ट में ज़्यादा हैं या वो कर रहे हैं, तो उसकी भी बात होगी। MP है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र मेन इसमें जो है एग्रीकल्चर में हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी लैंड साइज़ की बात हुई थी, तो आज़ादी के बाद पहले ज़मींदारी थी, तो ज़मींदारी उन्मूलन हुआ, जिसका जो एक्ट है वो ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट 1950 में। तो उसमें ज़मींदारों से लेकर और जो भूमिहीन थे उनको बांटी गई, कुछ कंपनसेशन भी दिया गया। वो लोग कोर्ट चले गए, और चूँकि पहले जो था राइट टू प्रॉपर्टी भी था, बाद में गवर्नमेंट ने उसे चेंज कर दिया। फिर वो एक लॉ की कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें केशव नंदा का जो है वो अक्सर कोट होता है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में बाद में आएगा, वो यूनियन ऑफ इंडिया और केशव नंदा का जो था। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो लैंड रिफॉर्म्स थे उसके बाद लैंड सीलिंग हो गई कि भाई आप कोई भी इंसान जो है, कोई भी आदमी इससे ज़्यादा लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं रख सकता। लॉ जो अमेंड हुए, एक जो है वो 24 जनवरी 1971 को जो हुआ, वो अमेंडेड लैंड सीलिंग लॉ था। उसके अंदर जो था वो ये हुआ कि जैसे हरियाणा है तो उसमें अब 3 कैटेगरी में ज़मीन जो खेती की है उसको कहा गया। एक तो जहाँ पर इरिगेशन होता है और 2 क्रॉप्स होती हैं साल में। एक वो कि इरिगेशन है लेकिन एक क्रॉप होती है। एक वो जो कि ड्राई लैंड है जहाँ पर पानी का इंतज़ाम नहीं है। तो जैसे हरियाणा में जो सीलिंग थी उसके अंदर 7.25 हेक्टेयर रख सकता है एक जो है वो, यानी कि पर्सन, यानी कि हाउस होल्ड, जिसमें 5 वो होंगे, मियाँ बीवी और 3 बच्चे। और जो एक क्रॉप वाला है जिसमें 10 हेक्टेयर रख सकता है, 10.90, और जहाँ ड्राई लैंड है अगर तो वो 21 रख सकता है। इसी तरह पंजाब, यूपी, राजस्थान, बिहार में तकरीबन 7 हेक्टेयर का था, जो जहाँ 2 खेती हो, जो 2 फसलें होती हैं। और जहाँ पर एक फसल होती है वहाँ 10 के आसपास था कहीं अलग अलग स्टेट में। और जो ड्राई है वो आप एक 20 के आसपास मान लीजिए, 18, 20, 21 डिफरेंट उसमें। तो 7, 10, 21, 20 मान लीजिए। अब ये जो है
इस बात को 25 साल में एक जनरेशन हो जाती है, तो यानी कि 71 की बात है तो इसको भी 50 साल हो गए, 2020 आ रहा है, तो अब ये उस ज़माने से दूसरी जनरेशन के बच्चे हो गए होंगे। तो अगर उनके 5 बच्चे होंगे दूसरी जनरेशन के, तो अब वो 1 हेक्टेयर जैसे पहले भी बात हुई थी, इसलिए यहाँ पर बच्चों में बटी। और वो भी ज़मीन जो बटती है वो जैसे यूपी में है तो लड़कों में बटती है, लड़कियों में अभी भी नहीं बांटते हैं। जो खेती की ज़मीन है वो जो नाम चढ़ते हैं उसमें लड़कों के नाम में जाती है, माँ के नाम पे जाती है, जो बीवी होती है बच्चों की माँ, यानी जो जिसका देहांत हो गया जिस किसान का, उसकी बीवी और उसके लड़कों में तकसीम होती है। अब हम इसके बाद बात करेंगे, एक थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे कि बंगाल का विभाजन तो सबने सुना, आपने भी पढ़ा 1905 में। मतलब बंगाल को उन्होंने ईस्ट और वेस्ट एक तरीक़े से रीजन के बेस पर ब्रिटिश ने किया था। उसके बाद में जो है 1911 में वापस करना पड़ा, चूँकि उसमें प्रॉब्लम्स हुई। यहाँ जो बंगाल का जिक्र आ रहा है वो बंगाल फैमिन यानी कि अकाल जो पड़ा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, दैट वाज 1943। ऐसा अकाल था ये जिसके अंदर 20 से 30 लाख लोग भूख से मतलब मरे, भूख से और स्टारवेशन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं बात की, उससे उनकी मौत हुई। कहते हैं कि साहब वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में प्रॉब्लम थी, और पहले उन्होंने यानी ब्रिटिश ने कहा कि साहब वो आर्म फोर्सेस हैं, वॉर इंडस्ट्रीज़ हैं या सिविल सर्वेंट हैं, उनको प्रायोरिटी पे राशन दिया जाए। एक बात ये भी थी कि वॉर टाइम शॉर्टेज ऑफ शिपिंग थी, चूँकि बाहर से आता था, अगर पूरा ना हो तो, यानी कि हमारे यहाँ पूरा नहीं होता था उस टाइम, हम लोग सेल्फ रिलायंट अब हैं, उसकी बात होगी। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रही थी, वो डिनाइल मोड में रहे, मना करते रहे कि नहीं फैमिन नहीं है। हालांकि उस ज़माने में 1943 में साइक्लोन भी एक टाइडल वेव्स आई, फ्लडिंग, और राइस में जो है पैडी में एक डिसीज़ भी हो गई, उसकी वजह से पैदावार कम हुई। लेकिन ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं, मतलब अक्सर, नॉट ज़्यादातर बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्रिटिश का मिसमैनेजमेंट था, ये पॉलिसी फेलियर था जिसकी वजह से इतना बड़ा अकाल पड़ा। अभी एक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं विमल मिश्रा, इन्होंने मार्च 2019 में इकोनॉमिक टाइम्स में, ये IIT गांधीनगर के हैं, इन्होंने कहा कि साहब इट वाज कंप्लीटली बिकॉज ऑफ पॉलिसी फेलियर। The British government first attempted to influence the price of rice, but these measures created a black market and encouraged sailors to withhold stocks. तो ब्लैक मार्केटिंग हुई। बहरहाल तो ये 1943 की बात है। अब हम जो है इससे फिर आगे चलेंगे। 1943 के बाद फिर उसके बाद हम आज़ाद हो गए और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन 1964 में एक UN का जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसका है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें एक स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 1964 की एक रिपोर्ट थी जिसके पेज 28 पे ये लिखा हुआ था। ये रिलीज़ हुई थी 5 अक्टूबर 1964। उस रिपोर्ट में था कि इन द फार ईस्ट द करंट फूड सिचुएशन इन इंडिया प्रेजेंट्स डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट्स। फिर थोड़ी उसके बाद पैरे में था
कि फूड शॉर्टेजेस हैव बीन स्पेशली सीवियर इन राजस्थान, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। तो ये 1964 में ऐसा क्या हुआ जो अचानक प्रॉब्लम आ गई। हुआ ये था कि 1962 में हमारी पाकिस्तान से वॉर हुई थी, 1962 में चाइना से वॉर हुई थी। 65 में जो है वो फिर जो है इंडो पाक वॉर हुई, सूखा भी उस साल पड़ा। उसके बाद लगातार अगले साल 1966 में सूखा फिर पड़ा। तो यानी कि 1966 में जो है वो हमारी पॉपुलेशन 500 मिलियन थी। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। अब हम जो है 1.35 हैं, तो इसका मतलब 1350 मान लीजिए। उस ज़माने में यानी कि 1966 में हमारी पॉपुलेशन 500 मिलियन थी। वीट जो था उस ज़माने में वो 10 मैट्रिक टन था, यानी 10 मिलियन टन, 10 मिलियन टन था। आज भगवान की कृपा से हम लोग सेल्फ रिलायंट हैं। आज जैसे 2018-19 में जो है वो हमारे पास जो वीट पैदा हुआ वो 102 मिलियन टन हुआ, है ना। हमारी अब की जो हमारी खपत है, जो हमारा कंजम्पशन है, वो 95 मिलियन टन है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा है, जैसे कि तकरीबन 7 मिलियन, इस बार 7 मिलियन टन ज़्यादा है हमारे पास। इसके बारे में और बात होगी। अभी जो है ये इम्पॉर्टेंट बात ये है बताना कि 1966 में हमारे पास बहुत कम अनाज था। उस ज़माने में ये होता था कि एक स्कीम चलती थी, प्रोग्राम, जिसको कहते थे PL480। इसमें यह था कि हम अपनी करेंसी देकर अमेरिका से गेहूं ले लेते थे। लेकिन 1965 में जो अपनी करेंसी यानी इंडियन करेंसी, अब जो ट्रेड होता है वो इंटरनेशनल, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, ये आपको मालूम है। हुआ ये कि 1965 में अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर अटैक किया, वियतनाम वॉर हुआ, आपको मालूम है। उसमें इंडिया ने जो है, हमने क्रिटिसाइज़ किया यूएस के एक्शन को, तो उन्होंने थ्रेट किया कि हम बंद कर देंगे ये जो PL480 जो प्रोग्राम है। तो उस ज़माने में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थे, उनका नाम था चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ये वाले चिदम्बरम नहीं, 1965 की बात हो रही है। तो 1965 में ये गए अमेरिका, और वहाँ जाकर इन्होंने बातचीत की। तो फिर खैर उसमें 10 मिलियन टन जो है वो हमने PL480 के तहत इंपोर्ट किया। मतलब धमकी थी, वो बंद नहीं किया था। चिदम्बरम साहब का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि हिंदुस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में, यानी कि वहाँ से अमेरिका से, यानी कि जो टेक्निक थी, जो बीज थे हमारे यहाँ, और साइंटिस्ट भी थे। चिदम्बरम साहब को जो है भारत रत्न दिया गया, यानी कि 1998 में। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी बनाई गई। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसमें एक और बहुत बड़ा नाम है, वो हयात हैं। बल्कि उनसे पहले हम बात करेंगे कि अमेरिका में ऐसा क्या था जो वहाँ से मतलब हमने पॉलिसी वहाँ से लाए, और वहाँ की टेक्नोलॉजी। वहाँ पर एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है नॉर्मन बोरलैंग। ये जो हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में थे, और इन्होंने
16 साल रिसर्च कर कर गेहूं की एक ऐसी वैरायटी डेवलप की जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, हरित क्रांति जिसे हम लोग कहते हैं। ये जो था गेहूं, ये डिसीज़ रेजिस्टेंट था और जो है बहुत यील्ड इसकी ज़्यादा होती थी। इनको इसलिए 1970 में नोबेल प्राइज़ दिया गया, नोबेल पीस प्राइज़। क्यों? टू फीड द हंग्री वर्ल्ड। कहा जाता है कि ही इज़ क्रेडिटेड विद सेविंग मोर लाइफ्स देन एनी अदर पर्सन हु हैज़ एवर लिव्ड। देखा, अभी बात हुई थी कि हमारे यहाँ पर बंगाल का जो वो हुआ था, उसमें तकरीबन 30 लाख लोग मारे गए थे भूख की वजह से। तो ये बहुत बड़ा नाम है नॉर्मन बोरलैंग का। अब जो है वो जेनेटिक्स में हाइब्रिडेशन होता है, एडवांस और बायोटेक्नोलॉजी है, फर्दर अब और ज़्यादा अच्छा मतलब हमारे पास सीड होता है और टेक्निक्स हैं, हम इसीलिए उत्पादन काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब हम जो कंटिन्यू कर रहे थे वो एक तो हमने बात की थी अपने मिनिस्टर की, जो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे 1965 में, जो अमेरिका गए थे, चिदम्बरम साहब, जिनको हमने भारत रत्न दिया था। और दूसरे जो हयात हैं अभी जिनका मैं जिक्र कर रहा था वो हैं MS स्वामीनाथन। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ये जो थे, इन्होंने अपने कॉलेज डेज में देखा था 1943 का, आज़ाद नहीं हुआ था हिंदुस्तान, ये बंगाल का जो अभी जिक्र किया हमने, बंगाल का जो यानी कि अकाल पड़ा था, तो ये उस टाइम स्टूडेंट थे। इन्होंने मेडिसिन में एडमिशन लिया था, लेकिन इनको लगा कि ये मैं कुछ हंगर के लिए काम करूं, इसको दूर करने के लिए काम करूं। तो फिर इन्होंने साइटोजेनेटिक्स में मास्टर्स किया। उसके बाद ये सिविल सर्विस, इंडिया आज़ाद हो गया, उसके बाद ये सिविल सर्विसेज में बैठे IPS हो गए, वो छोड़ दिया। फिर ये PhD करने कैम्ब्रिज गए और फिर जो है इन्होंने जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में लाने में सबसे बड़ा हाथ इनका था, इसीलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इंडिया के। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टाइम मैगज़ीन ने 1999 में 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियंस की लिस्ट निकाली, 20th सेंचुरी के। तो उसमें एक ये थे, 3 हैं सिर्फ इंडिया से, एक महात्मा गांधी, एक रविन्द्रनाथ टैगोर और एक ये स्वामीनाथन। तो हुआ क्या कि 1966 में नया सीट दिया गया और विंटर ऑफ 1996 में सीड आ गए और फिर वो बुवाई हुई। और गवर्नमेंट ने ये कहा कि ऐसा है कि तुम जो ज़रा बड़े किसान थे जिनके पास पानी की व्यवस्था थी, उनसे कहा कि तुम ये वाला गेहूँ लगाओ, और उन्होंने ये गेहूँ लगाया तो उससे पैदावार बढ़ी। और उसी वक्त जो है 1965 में जो है वो MSP की शुरुआत हुई, यानी गवर्नमेंट ने कहा कि हम सारा गेहूं खरीद लेंगे, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और पैसे भी पहले बताएंगे कि इस रेट पर हम तुम्हें यानी कि ये रेट हम तुम्हें देंगे। अच्छा, वो PL 480 जो था वो फिर 1975 तक चलता रहा, उसके बाद वो बंद हो गया। अब MSP की कहानी जो है वो यहाँ से शुरू होती है, जो कि आजकल बहुत रेलेवेंट है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। जैसे कि हम कुछ चीज़ ख़रीदते हैं दुकान से,
तो उस पर लिखा होता है मैक्सिमम MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे ज़्यादा नहीं, हम बल्कि उससे थोड़ा कम ही ख़रीदते हैं। लेकिन किसान की उस पर मैक्सिमम सेल प्राइस नहीं होता, वो होता है कम से कम इतना देना है, और वो होता ये है कि उससे भी कम ही मिलता है उसको, वो आप जानते हैं, है ना। उसकी भी बात तो हम आगे करेंगे। MSP जो है वो सपोर्ट प्राइस है, और ये 23 जो फसलें हैं उसका तय गवर्नमेंट करती है साल में 2 बार, चूँकि एक बार रबी में, एक बार खरीफ में। रबी में गेहूँ होता है, खरीफ में चावल यानी कि धान होता है। धान यानी कि जब ऊपर से उसका छिलका हटा देते तो अंदर चावल निकलता है। तो मैं बहुत जल्दी से बता दूं कि साहब इसके अंदर सीरियल है, जैसे पैडी है, वीट है, मेज़ है, जैसे आप कॉर्न भी कहते हैं, ज्वार है, बाजरा है, जौ और रागी है। उसके बाद जो है वो MSP पल्सेस में है, जैसे ग्राम चना है, अरहर है, मूंग, उड़द, मसूर, है ना। ऑयल सीड का है, ग्राउंड नट यानी मूंगफली, रैप सीड, सफ़ेद सरसों, सोयाबीन, सीसम, तिल, सनफ्लावर, कुसुम और काला तिल। उसके अलावा कॉमर्शियल क्रॉप में भी होता है, जो नारियल है, गन्ना है, रुई है, जूट है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो ख़रीदती है वो सिर्फ 2 चीज़ें ख़रीदती है MSP पर। क्या ख़रीदती है? धान और चावल, धान और गेहूँ। गेहूँ का MSP इस साल का 1868 रुपये क्विंटल है, यानी कि 16 रुपये 68 पैसे किलो, जो कि किसान से ख़रीदती है गवर्नमेंट। वीट जो है यानी कि गेहूँ, उसका जो रेट है इस साल का वो 1975 रुपये है। ऐसे ही मेज़ का है 1850, ज्वार का 2650, 2620, बाजरे का 2250। ये कोर्स है, पहले इसे गरीब लोग खाते थे, अब अमीर लोग खाते हैं। हम ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं हेल्थ के, तो ये मल्टी ग्रेन ब्रेड खाते हैं, और भी चीज़ें हैं जो मतलब ये क्यों महंगा है इसकी भी बात होगी। अब जो MSP है ये बेसिकली इसमें भी बहुत ही मसला है। मसला ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कैसे तय होता है ना। स्वामीनाथन कमेटी 2006 में उसकी रिकमेंडेशन थी कि जो कॉस्ट है उसकी जो है वो उस पर 50% देंगे। अब कॉस्ट कलेक्ट यानी कि कैलकुलेट करने के 3 तरीक़े हैं। एक तरीक़े को A2 कहते हैं, जिसके अंदर जो सीड है, फर्टिलाइज़र है और जो मजदूर लेबर लगी है उसको A2 कहते हैं, एक ये कॉस्ट हो गई। अगर इसके अंदर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी लेबर भी जोड़ दें तो A2 प्लस फैमिली लेबर FL हो गई। तीसरा जो है वो अगर इसके अंदर हम किराया, जो कि जिसके ऊपर ज़मीन है जो किसान की, अगर वो किसी और को किराए पे देता है तो उसका अगर हम किराया, इंटरेस्ट या जो भी कुछ जोड़ दें तो फिर ये हो जाता है C2। बात ये होती थी कि C2 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन है अभी A2 के ऊपर। अच्छा, इसका कैलकुलेशन भी है। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो हम यहाँ इसको रोकेंगे और फिर पार्ट 2 में यहाँ से आगे बात करेंगे। Thank you very much, and subscribe to the channel if you like it. Please also click the like button, and दूसरे पार्ट को फिर आप देखिए, वो भी अपलोड होगा। Thank you very much.